दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप एपिसोड 1 अभी तक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कर जरूर देखें। और आज के इस एपिसोड 2 में हम बात करेंगे स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रोर सर के फादर के साथ। इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुई है क्योंकि समीर सर के बचपन से लेकर शहीद होने के बाद तक हर चीजों को हमने इसमें कवर किया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ हमें आप सपोर्ट करें। विदाउट आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो प्लीज हमें आप सपोर्ट करें और इंटरव्यू को पूरा देखें। अगर अच्छी लगे तो बाकी सभी दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करें। अच्छा, तो कल आप भी घर पे ही थे जब सीतारमन जी जब आई थी? हाँ, मैं घर पे था जब सीतारमन जी आई थी। तो आप लोग सोचे होंगे कि आई तो कुछ बात हो? नहीं, हमें ये लगा था मेरे को कि आई हैं तो शायद मतलब कुछ कहेंगी या कुछ हेल्प की बात करेंगी, या हो सकता है कुछ किसी भी तरीके की कुछ कहेंगी। तो वो बैठे थे साथ में, मैं भी बैठा हुआ था, तो उनके मेरे ख्याल से 20-25 आधा घंटा ज़्यादा रुकी नहीं वो। तो पूरा मीडिया बाहर खड़ा था, अंदर बहुत लोग थे, ऑफिसर इनके एयरफोर्स के चीफ वगैरह सब आए हुए थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जब जाते हुए सिर्फ उन्होंने इतना बात कहा था, आई हैव नो वर्ड्स। बस सिर्फ इतनी उन्होंने एक लाइन बोली थी और कुछ नहीं बोला। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो इनके साथ आते हैं, जो इनके पीए वगैरह जो भी हैं, उन्होंने फोटो वोटो खींची होगी, तो हमें पता नहीं। वैसे एक उनका नेताओं का तो ये है कि फोटो खिंचवा लो, अखबार में छपा लो, हमने ये कर दिया, क्या किया वो पता नहीं। और हमारे को साफ मना कर दिया गया था कि आप मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। तो आपके ऊपर क्यों पाबंदी लगाया गया? पाबंदी हमारे के लिए इसलिए लगाया गया था कि अभी ब्लैक बॉक्स मिला है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसलिए आप जो है मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि मीडिया बाहर बहुत खड़ा हुआ था, तो उनसे हमसे पूछा कि भाई सीतारमन जी क्या कह के गई हैं, क्या उन्होंने कहा है, क्या आश्वासन दिया है। अब उनको क्या जवाब दें जब उन्होंने कुछ आश्वासन ही नहीं दिया। तो वायरी सिर्फ बैठने के लिए? वो सिर्फ आई थी एक फोटो खिंचवाने के लिए। कि मैं पहुंच गई? मैं साफ बात बोलता हूँ कि मैं एक शहीद परिवार में आई हूँ, गवर्नमेंट का जो है वो आई हूँ, वो फर्ज पूरा किया है उन्होंने। आश्वासन के जहाँ तक आप बात करोगे, उनके पास सिर्फ ये 4 शब्द थे, आई हैव नो वर्ड्स। कुछ ऐसा कि मतलब सर के नाम से हम कुछ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे? कुछ नहीं। तथ्य जो हमारे यहाँ के उस टाइम पे जो एमपी थे, जनरल वीके सिंह, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। उन्होंने, क्योंकि वो खुद एक फौजी हैं, रहे हैं फौजी, तो उन उनको एक शहीद का सेंटिमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ मालूम है उनको कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमारे घर के जो सामने पार्क है, उन्होंने यहाँ के मेयर को लिखा कि ये जो पार्क है, ये पार्क आप संगीत के नाम करिए, उनके घर के आगे वाली जो रोड है वो संगीत के नाम करिए। तो उन्होंने एक लेटर वो दिया था, लेटर हम लेके वहाँ गए थे, तो उन्होंने रातों रात काम करवाया और ये नाम उनका समीर के नाम पे किया गया। ये मैं बात करता हूँ जनरल वीके सिंह जी की, उनकी मैं तारीफ करता हूँ जो उन्होंने ईच्छा कदम जिसे कहते हैं वो उठाया। अब आस पास आते हैं लोग, देखते हैं शहीद का पार्क बना हुआ है, कम से कम उन्होंने इतना तो किया, और कुछ नहीं कर सके तो इतना तो किया उन्होंने। लेकिन जो ये इतने बड़े बड़े जो नेता बने हैं, इन्होंने क्या किया? इनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। कोई मिलने आया अंकल इस बीच में? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। किसी ने ये नहीं पूछा आप कैसे रह रहे हो, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका खर्चा पानी कैसा चल रहा है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप आपकी जो डॉटर इन लॉ थी, अगर वो आपको नहीं देख रही है तो आप कैसे जी रहे हो, वो आपका देखभाल कर रही है या नहीं कर रही है। किसने आज तक आके ये भी नहीं पूछा है। सारा बेनिफिट्स किसे मिला? सारा बेनिफिट उसकी वाइफ को मिला, नेक्स्ट टू किन। और आप मदर फादर? मदर फादर के तो ये है कि उन मदर फादर का काम क्या होता है? उनका काम है बच्चा पैदा किया, आपने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो माँ बाप का फर्ज है। बच्चा आपका है तो आपने उसको खिला पिला के पढ़ा लिखा के आपने एक बड़ा आदमी बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एयरफोर्स को दे दिया। एयरफोर्स में जाने के बाद जब उसकी शादी हो गई, मैरिज हो गई, तो माँ बाप का रोल खत्म। एयरफोर्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हमने बच्चा पैदा कर दिया ना, पढ़वा लिखा लिया, बड़ा कर लिया, उसको अफसर बना दिया एयरफोर्स में, बस आपका रोल खत्म है। अब उसके बाद उसकी वाइफ का रोल है, आपका रोल नहीं है, आपका रोल खत्म। अब वाइफ है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हर चीज वाइफ को मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स तो है ही नहीं ना। अब तो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे फिर? बूढ़े माँ बाप जाए बाहर में, उससे गवर्नमेंट को किसी को कोई मतलब नहीं है। तो वो तो आपके ना बुढ़ापे के सहारे थे। बुढ़ापा के सहारा तो, हाँ,
अगर वो होता तो बुढ़ापे का सहारा बनता ना। दोनों भाई थे, दोनों भाई हमारी देख रेख करेंगे ना। आज मैं 65 साल का हो गया, मैं आज भी काम करता हूँ। गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर कर देती है, गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर कर देती है। मैं आज 65 साल का हूँ, मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरे को कौन खिलाएगा पिलाएगा? हालांकि मैं छोटा बेटा है, ठीक है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी तो आप लोग दोनों के लिए है ना। अब वाइफ है, वाइफ को जॉब भी मिल गया एयरफोर्स में, उसको उसकी पे मिल रही है, जो जॉब कर रही है उसको उसके हस्बैंड यानी हमारे बेटे की पे भी मिल रही है। और जो पे मिलती है इनको ये पूरी मिलती है, जितनी सैलरी होती है, जितनी सैलरी है उतने ही मिलेगा उसको, और जब तक है तब तक मिलेगा। मतलब दो सैलरी। दो सैलरी। ये कहाँ का एक नियम है? ये कहाँ का नियम है? अगर ठीक है हम कहते हैं दे दो, हम ये नहीं कहते कि तुम उसका उसका चला दबा दो। आप उसको दे रहे हो ना, दो। अगर उसको सैलरी मिल रही है तो उसकी पेंशन बंद करके पेरेंट्स को दो। अगर आप उसकी अगर मान लो ये जॉब नहीं कर रही है तो आज़ादी दे दो। नहीं देनी आप देनी है, दोनों दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम उसको ये तो पूछो कि तेरे जो इन लॉज हैं वो कैसे जी रहे हैं, तो उनकी देखभाल कर रही हो या नहीं कर रही हो, उनको तुम खर्चा पानी दे रही हो या नहीं दे रही हो। उसका जवाबदेही कौन है? तो आपके पास सीएसडी फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है, मिला क्या? आप फादर मदर को मिला क्या? कुछ नहीं। हमें एक सजा मिली है कि आपने अपना बच्चा एयरफोर्स को क्यों दिया। आपको क्या लगता है अंकल, ये पॉलिसीज में क्या चेंज करना चाहिए? कभी होगा भी या नहीं होगा? ये मेरे को नहीं लगता, जब तक ये नेता है ये लोग नहीं करेंगे। क्योंकि जो ये लोग नेता लोग हैं, ये जो व्हाइट कॉलर जितने ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, इनका मुझे किसी का भी एक का नाम बता दो जिसका बेटा, पति, हस्बैंड, कुछ भी भाई डिफेंस में है क्या? बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द। अब मेरे को नाम बता दो। अभी जैसे अभी रिसेंट रवि किशन की बेटी गई अग्निवीर के थ्रू। रवि किशन कौन है? है तो एक पहले एक्टर। आप उसको ये मत कहो वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो बाद में ना, पहले तो एक्टर था, फिल्मों में आता था, वो हम जैसे ही लोग तो था। ये तो है। अगर आज मैं ठीक है, अगर मैं काम करूं, आज मैं कुर्ता पजामा पहन के किसी नेता के पीछे लग जाऊं तो मैं नेता कहलाऊंगा, तो फिर कहने जी तो आपका बेटा भी तो है। अरे भाई मैं नेता थोड़ा तो आप बना हूँ, नेता तो मैं आप बना हूँ। मेन रूट तो उनका मेन रूट तो उसका बॉलीवुड वाला, फिल्मों वाला है। उसकी जो बैकग्राउंड अगर आप देखोगे या उसका फ्रंट भी आप देखोगे तो पॉलिटिशियन का नहीं है। अब आप इंडस्ट्री पूरा। वो तो इंडस्ट्री का है, उसका फिल्म इंडस्ट्री का है। इन लोगों को क्या ही वैल्यू समझ में आएगा सैक्रिफाइस का? इनको इनको नहीं समझ में आएगा। हम ये कहते हैं ठीक है आप दे रहे हो, आपके आपके जो आपकी पॉलिसीज हैं ठीक है उस हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, कम से कम आप उनके माँ बाप को तो पूछ लो कि वो कैसे जिंदा हैं भी कि मर गए। लेकिन अंकल बहुत बार ऐसा कहा गया है कि जो ऑफिसर होते हैं तो वो खुद लिखते हैं कि कितना परसेंट किनको देना नहीं देना, वो खुद डिसाइड करके जाते वो एक प्रेशर होता है उनके ऊपर, जो कि हमारे साथ बीती हुई मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये हमें पता है, ये जो क्या नाम है, जब ये लोग चाहते हैं तो ये जूनियर जूनियर होते हैं, जो इनके सीनियर हैं वही इनसे फॉर्म भर पाते हैं, उनको बताते हैं तुमको ऐसे ऐसे बनना है। हैं, ये मजबूरी में ही भरते हैं भरते हैं। और उसकी सजा ऐसे वो वक्त में ऐसे वक्त में हमारे को मिलती है। अब आपको दिख रहा है कि ये सब कुछ हमारा है, ये हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ है, मेरा थोड़ी है, ये मेरा थोड़ी है, ये तो मेरे बाप दादाओं का है। अब मैं भी अगर छोड़ के जाऊंगा तो ये सुशांत का है ना, आने वाली पीढ़ी यूज कर रही है ना उसको। ऐसी ये मेरा मैं यूज कर रहा हूँ इसको, ये मैंने अपने हाथों से थोड़ी बनाया है। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, मैं तो एक कमरा नहीं डाल सकता भाई। मैं सारी जिंदगी एक मिडिल मैन क्या है, वो कमा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को स्टैंड कर रहा है, उनका खर्चा पानी उठा रहा है, उनकी शादियां कर रहा है, ठीक है, पूरा वक्त इसी में पूरा वक्त निकल जाता है। अपने लिए तो उसको सोचता नहीं कुछ, उसके पास तो वक्त ही नहीं है। जब उसका अब ये टाइम आता है कि हाँ अब मैं बैठ के, मेरे को बच्चे मेरी देखभाल करेंगे, अब उस परिवार में क्या हो, जब एक बच्चा तो चला गया, अब एक ही बच्चा रह गया, अब वो क्या करे, वो अपनी फैमिली भी देखे और माँ बाप को भी देखे, तो उसके लिए तो डबल बर्डन हो गया ना। डबल। अगर दोनों भाई होते तो दोनों मिलके करते। सपोज अगर जो आपके छोटे बेटे हैं, सपोज अगर वो भी नहीं देखते तो क्या होता फिर तो क्या होता है, सड़क पे होते। फिर तो ये सड़क पे क्या, फिर तो ये है कि भैया जब तक सांस है भैया मेहनत ही करते रहो, फिर किसी तरह गुजारा करना। गुजारा करने के लिए कुछ अपने आप को तो हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कमा के तो लाना पड़ेगा ना। सरकार तो नहीं खिलाएगी ना हमें। सरकार को तो आप इनकम टैक्स दे दो, जीएसटी टैक्स दे दो, फलाना टैक्स दे दो, ये टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो, उसके बाद जो है खून चूस लो। अंकल इन 6 सालों में कोई आपसे ऐसे कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया? आपका जो भी प्रेजेंट कंडीशन है, ऐसे कुछ भी कांटेक्ट करने के लिए कोई ऐसे नहीं आया सामने? कोई नहीं। सर रहे किसके लिए हुए? किसी और के लिए थोड़ी, प्रॉपर यूज। देश के लिए हुए ना, देश के लिए हुए। देश को परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है ना। वो तो कहते हैं जी इतने लोग तो रोज मरते हैं। अरे भाई ठीक है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज सब कुछ कोई ना कोई मर जाता है। आपकी हर किसी को तो आप मुआवजा नहीं दे सकते हो, ठीक है नहीं दे सकते हो, हम आपकी बात भी मानते हैं,
लेकिन जो कंट्री के लिए अपनी जान दे रहा है, देश से ऊपर थोड़ी। देश से ऊपर तो कोई नहीं है ना। सड़क पे तो रोज एक्सीडेंट होते हैं। उनके सैक्रिफाइस में इनके सैक्रिफाइस में अंतर है। बहुत अंतर है। ये तो देश के लिए जान दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? देश के लिए दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं। सर अगर चाहते तो स्टार्टिंग में इजेक्ट करके बाहर आ सकते, बाहर आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? मैं अपना एयरक्राफ्ट बचा लूंगा, कहीं और डैमेज ना हो उसके वजह कहीं और डैमेज ना हो। मैं एयरक्राफ्ट बचा लूंगा। इनको सिखाया ही जाता है कि पहले आप अपनी मशीन बचाओ, फिर अपने आप को बचाओ, फिर फैमिली को बचाओ। हमने कोशिश की उसने, लेकिन आपका रेस्टर बैरियर टूट गया। आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाए। उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं, जिम्मेदार एयरफोर्स है। लेकिन कहा जाता है कि पायलट की गलती थी तो इस वजह से ये सब। दिखा, प्रूव कर दो। आप प्रूव दो ना। 6 साल में तो आप कुछ कर नहीं पाए। आपके सवालों का जवाब दिया एयरफोर्स वालों ने? आपने जो जो मेल करके आप लोगों ने पूछा था तो अब तो मैडम ने आपको दे ही दिया है कि उनको हमने लिखा था, लेकिन वो कहते कि इसका जवाब HAL देगा। अरे HAL से हमको जवाब नहीं, आप दो ना। हमने एयरफोर्स में दिया था बच्चा, HAL को नहीं दिया था। आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब वो तो, अब समीर सर तो एयरफोर्स की प्रॉपर्टी हो गई, एयरफोर्स की प्रॉपर्टी है। आप एयरफोर्स को चाहिए कि वो हमें कुछ दे, कार्रवाई करे तो। कार्रवाई जो करनी करे। सर कार्रवाई कुछ भी हुआ नहीं कोई हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। ये कह के मैटर टाल दिया गया कि पायलट की गलती थी बस। जी नहीं, ये भी नहीं कहते ना पायलट ही करती थी। कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहने की जरूरत में नहीं है। जो टेक्निकल एरर बताते हैं, टेक्निकल एरर है। अरे टेक्निकल एरर है तो HAL पे सवाल करिए ना आप। वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा, लेकिन नहीं होगा। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? HAL भी गवर्नमेंट की बॉडी है। अल्टीमेटली उनके ऊपर ही सवाल उठेगा। इस अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे सवाल उठ जाता है। अंकल ऐसे बहुत सारे, अगर ऐसा इंसिडेंट, बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर टेक्निकल एरर बोल करके इस तरीके से बातों को घुमा फिरा। घुमा के खत्म कर देते हैं ना। आप गवर्नमेंट से आप जो है केस लड़ नहीं सकते हो। आप, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, किसी के पास नहीं है ताकत गवर्नमेंट से लड़ने की। गवर्नमेंट तो लड़ लेगी, उसका क्या जाता है? उनके पास क्या चीज़ का कमी है? क्या चीज़ है कमी? हमारे पास तो हर चीज़ की कमी हो गई। अगर आप गवर्नमेंट के वहाँ दौड़ेंगे तो आप कमाएंगे क्या, फिर लाइफ कैसे जी? लाइफ कैसे जिएंगे? हम लड़ाई में रह जाएंगे। हिंदुस्तान में तो केस अगर आप कोई करेंगे, सालों साल केस खत्म नहीं होते हैं। एक तो बेटा भी दो देश के लिए, अब दूसरी तरफ दौड़ो भी दौड़ो भी, हक के लिए। और फिर उसमें भी पैसा खर्च करो। एक तो वैसे ही नहीं है, फिर उस केस लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। समय, कहाँ से आएगा? समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। दोनों चीज नहीं है हमारे पास। इसीलिए बहुत सारे लोग थक हार के उम्मीद बैठ जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि भैया छोड़ दो, हमें हाथ जोड़ते हैं, हम जैसे हैं, हम अपने हाल पे ठीक हैं, छोड़ दीजिए। है कुछ कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हो, आप अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में खुश हैं। अंकल प्राउड तो होता होगा नो डाउट आपको, लेकिन इतना ये सब घिनौना जो ये सब गेम हो रहा है, ये सब देख के कभी लगता भी है कि बेकार ही भेजे बच्चे को? नहीं, मतलब बेकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि ठीक है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति। अगर हम जो कुछ कर सकते हैं, देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को हमने इस लायक बना दिया, पढ़ा लिखा करके तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के, इस लेवल पर आकर के आदमी एक बार जरूर ये सोचता है सही डिसीजन था या गलत? क्योंकि आपका एक सहारा थे वो, नो डाउट। अगर आज रहते तो आज आपको ऐसे कहीं निकलना नहीं पड़ता। अरे निकलना नहीं पड़ता। हम तो आपस में बल्कि बातें क्या करते थे यहाँ बैठ के, यार एक काम करेंगे, 6 महीने समीर के पास रहेंगे, 6 महीने रिटायर, सुशांत के पास। रिटायरमेंट था नहीं करता आदमी, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं करता है आदमी। करता है। यार 2 बेटे हैं, अपना मजे से रहेंगे। 3 4 5 महीने वहां लगा लिए, 1 2 महीने अपने घर पे लगा लिए, 1 2 महीने फिर सुशांत के पास लगा लिए। तुम्हारा तो ऐसा करेंगे, तुम्हारा तो ये लाइफ बीत जाएगी। ये भी ड्रीम होता है एक माता पिता का कि मैं ऐसे हाँ। दोनों बच्चों के पास रहूं। दोनों बच्चों के पास रहूंगा। लेकिन यहाँ पर आके आदमी जो है ना, लाचार हो जाता है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी और अभी भी आपके ऊपर, हमारे ऊपर ही है। अच्छा अंकल सिंपल में आप ये बताइए कि अगर कोई देख रहा हो ना, कोई फौज का या फिर जो भी देख रहे होंगे, तो एनओ के जो पॉलिसी है उसमें क्या चेंज करना जरूरी है कि आने वाले समय में बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े? एनओको में पॉलिसी में सबसे बड़ी चेंज तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, अगर वो जॉब कर रही है, ठीक है, जॉब कर रही है, उसको उसकी सैलरी तो दीजिए आप, लेकिन जो बेटी की सैलरी आती है वो 50-50 तो करो कम से कम। वो भी उसको दो, हम मना नहीं कर रहे, वो भी उसको दो। कुछ पार्ट, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी रह गए, कुछ तो हमें खर्चे के लिए चाहिए ना। मेडिकल हमें फ्री नहीं मिलता, ठीक है, राशन हमें फ्री नहीं मिलता, मतलब कोई भी चीज हमें फ्री नहीं मिलती। हमें तो हर चीज पैसे से खरीदनी है ना। लाखों रुपए खर्च हो जाता है अगर एक बार हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओ, वो कहाँ से आएंगे? पूरी सेविंग्स अभी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो जो एक छोटा सा पार्ट है, हम ये नहीं कहते ये सारा हमें दे दो, नहीं कह रहे हम। खुद आपने उसको जॉब दी, बहुत अच्छी बात है, उसको भी स्टैंड होना है, लेकिन जो बेटे की सैलरी आ रही है और पूरी आ रही है, कम से कम वो तो डिवाइड कर दो, ताकि थोड़ा सा हम लोग तो भी जी ले। पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऑप्शन थोड़ी है। कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, अब हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो हमें पेंशन मिलेगी। वो भी मंथ के एंडिंग में बिना काम के भी पैसा आ जाएगा, वो तो करना पड़ेगा। तो ये काम करेंगे तो आएगा। पेंशन का भी कोई स्कीम नहीं है यहाँ पर। कोई स्कीम नहीं है।
अगर स्कीम है भी, अब जैसे कहती है सरकार, कहती है कि हम जो है विडो को हम इतने पैसे देंगे, कितने पैसे देंगे, 2,000 रुपये है, स्टेट वाइज अलग अलग है। यहाँ पे 2,000 है, दिल्ली में शायद 1,000 है, ऐसे करके। आप एक बार बताओ, 2,000 रुपये महीने में आपको सर्वाइव करके दिखा दीजिए आप मेरे को। चांस ही नहीं है। आज मैं, मेरे को शुगर भी है, मेरे को बीपी भी है, जो पहले नहीं थी लेकिन अब है। तो मेरी जो 15 दिन की जो दवाई है वो कम से कम मेरे ख्याल से 900 रुपये की आती है 15 दिन की। 2,000 की दवाई आप तो 1,800 रुपये की तो एक महीने की दवाई है मेरी, और उसकी अलग आती है 1,800 की। पूरा खर्चा 2,000 में कैसे चलेगा? तो 2,000 में अगर आप दोगे तो कैसे खर्च चलेगा? बहुत चीजें जो अभी भी चेंज करने की जरूरत है, बहुत चीजें हैं। बहुत चीजें हैं। तब हम ये कहते हैं ठीक है, आप दे दो, सब कुछ दे दो, हम मना नहीं कर रहे भाई, हमें नहीं चाहिए। कम से कम हमारे का आप एक क्या कहते हैं, मेडिकल दे दो। सबसे इम्पोर्टेंट इस एज में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मेडिकल है। अगर कल को हम बीमार है ही है, हाँ है ही है, बीमार तो है ही है, कम से कम मेडिकल फ्री हो जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई कम से कम इलाज तो करा सकते हैं। वरना इंसान उसमें भी सोचेगा 10 बार ये महंगा दवाई ले या ना ले। ना नहीं फौज भी मजबूर है कहीं ना कहीं ये। नहीं, तो फौज क्यों मजबूर है? नेता लोगों की वजह से। मैं साफ बोलता हूँ, नेता लोगों जो पॉलिसी बना दी, अरे भाई उसको देखो तो, ये पॉलिसी कब बनाई थी आपने, किस जमाने में बनाई गई थी, उसको रिव्यू तो करो। आप रिव्यू कैसे करोगे? आप एक शहीद परिवार के पास जाओ, उसको पूछो भाई तेरे को क्या तकलीफ है, ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड लेवल पे जाओ ना। सर। आप एक एसी रूम में बैठ करके, राउंड टेबल में बैठ करके आप इसको एक पॉलिसी बनाते हो जो गलत है, 5-6 घर आप विजिट करो, देखो, तभी होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तब रियलिटी पता चले। तब रियलिटी पता चलेगी। अंकल आप कभी चाहते थे कि सर फौज ज्वाइन करे और एयरफोर्स? नहीं, हमने कभी कुछ सोचा भी नहीं था इस बारे में। इसका एक छोटा सा किस्सा ये है, जी। जब ये 12th कर रहा था तो इसका एक फ्रेंड था, स्कूल का क्लासमेट, वो घर पर आया, कहता समीर एनडीए का फॉर्म भरते हैं। मैं भी भर रहा हूँ। कहना ठीक है, मैं एनडीए का फॉर्म हम भी भर देते हैं, इंजीनियरिंग के फॉर्म तो भरवा ही रहे थे, तो एनडीए का फॉर्म भी भर दिया। अब मजे की बात यह है कि जिसकी लिए इसने एनडीए का फॉर्म भरा कि चलो हम दोनों दोस्त एनडीए जाएंगे, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसका तो ये फॉर्म सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया, तो साल में 2 बार इसका फॉर्म भरा जाता है। तो उसने नेक्स्ट टाइम फिर फॉर्म भरा, इसके फ्रेंड ने, वो फिर रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट क्यों होता है कि जो फॉर्म है उसमें कोई कटिंग या कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो शायद वो उसकी 2 बार हो गई। तो समी तो एग्ज़ाम भी दे दिया, उसने फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई किया, उसने फिर फॉर्म भरा। उसका क्या हुआ, चांस के बाद उसका वो रिजेक्ट भी हो गया, वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया इसका। इसका एनडी क्लियर हो गया, तो एनडी चला गया, और जो जिसके साथ इसने भरा था वो बेचारा रह गया, उनका ही नहीं हुआ। वो एनडी का उसका फॉर्म ही सबमिट नहीं हो पाया। फिर वो यहाँ से कनाडा गया कि मैं को बनना तो पायलट ही है, मैं चाहे कैसा बनूं, चाहे डोमेस्टिक का बनूं। वो फिर कनाडा गया, वहाँ उसने ट्रेनिंग की पायलट की, वहाँ से लेके फिर वापस आया, तो उसको वहाँ से लाइसेंस मिला। फिर कुछ शायद उसके घर के टर्म्स कैसे थे मैं कह नहीं सकता, वो लाइसेंस उसका मतलब रिन्यू नहीं हुआ, उसको दोबारा जाना पड़ा। कहते मैं दोबारा जाऊँगा, दोबारा फिर वो वहाँ से उसका फिर लाइसेंस लेके आया, तो वो आज इसमें इंडिगो में पायलट है। अच्छा, वो भी पायलट है? हाँ शायद अल्टीमेटली वो ही पायलट बना, लेकिन वो एयरफोर्स पायलट ना बन के वो डोमेस्टिक पायलट बना। और सर उन्हीं के चक्कर में इसका एनडीए का फॉर्म भरा गया। सर नहीं तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम एनडीए का फॉर्म भरवाएंगे इससे, हाँ वो दिमाग में भी नहीं था। तो सर आपके मतलब जनरेशन में अभी तो कोई था नहीं ऐसे? कोई भी नहीं था, मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए हमारे माइंड में भी नहीं था। तो आप कभी मना किए कि फौज की लाइफ इतनी टफ होती है? नहीं, हमने इसको एक बार मना किया था, जब शुरू में इसने एनडीए का भरा, तो हमने इसको ये कहा था एनडीए की लाइफ बड़ी टफ है, ट्रेनिंग बड़ी टफ है। तो उसका एक ही जवाब था, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी हमारे जैसे हैं, जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ ना, ठीक है, देख लो, हमने आज तक कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया तेरे को क्या बनना है क्या नहीं बनना है, जो तुम बनना चाहते हो बनो। हमारी तरफ से ये कुछ नहीं है कि तेरे को इंजीनियर करना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को क्रिकेटर बनना है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, तुमको जो बनना है बनो। और आपका तो बिजनेस था, अगर सर कुछ नहीं भी करते तो बिजनेस ज्वाइन कर लेते? नहीं, मैंने उसको शुरू में ही मना कर दिया था, बेटा पढ़ लो, ये मैं समझो कि पापा का बिजनेस चल रहा है तो हम इस बिजनेस की लाइन में आ जाएंगे, तो मैं 1 से लाख नहीं आने दूंगा, तो मैं अपना पढ़ो,
उसके बाद तुम जो बनना चाहते हो तुम बनो, लेकिन ये मत सोचना कि पापा के बिजनेस में आने के नहीं आएगी। अपने आप करो। हम पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना तुमको खुद अपने आप है। जब सर ऐसे गए एनडीए के लिए तो आप छोड़ने गए थे उनको? हाँ, मैं इंडियन को छोड़ने गया था। तो उस वक्त क्या फील हो रहा था कि आप अरे अरे मैं जब उसको छोड़ने गया, उनको पता होता है कि मतलब ऐसे ऐसे कैडेट आएंगे, तो पूना स्टेशन पे वो लोग लेने आए थे, पूरे ट्रक आए हुए थे वहाँ पे अच्छा एनडीए के लिए, खड़ा वासला। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि मैं मिलिट्री के ट्रक में बैठा था उसके साथ। और जब वहाँ पर हम गए, जब हम स्टेशन पे पहुंचे हैं, तो उनके पास ना एक कुछ चेकलिस्ट होती है कि आप स्टेशन पहुंचोगे तो आपको कपड़े चेंज करने हैं, आपको ऐसी टाई लगानी है, ऐसे पहनना है, ये करना है। तो वहाँ पे उसने कपड़े वपड़े चेंज किए, टाई वाई लगाई, वहाँ गए, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं उस मिलिट्री के ट्रक में बैठा था। कैसा फील हुआ? अरे बहुतों का ड्रीम है। मैं फर्स्ट टाइम उसमें बैठा। और फिर पूना से काफ़ी दूर है खड़गवासला, तो वहाँ पे हम गए। फिर वहाँ पर जाके हमें आज तक याद है, मेस के सामने हम खड़े थे और बच्चों के पेरेंट्स भी आए थे छोड़ने के लिए वहाँ पर। फिर उसके बाद उन सबके, उनके पास लिस्ट थी, जो जो नाम उन्होंने पुकारे। अब जैसे सबके नाम ले रहे हैं, कौन से स्ट्रीम, आर्मी इधर आ जाओ, नेवी इधर आ जाओ, एयरफोर्स उधर चले जाओ, ऐसे फिर उन्होंने 3 साइड बना। एक एक पूरा एक वो बनाया। उसके बाद बस अब आप जाओ, आपका काम खत्म, बच्चों को छोड़ दिया, अब आप अंदर कहीं नहीं जा सकते हो आप। अच्छा वही लास्ट तक था। मैं तो लास्ट था। फिर वहाँ से मैंने तो छोड़ा तो आंसू आ गए कि मैंने बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ। पहली बार ऐसे छोड़ेंगे इतना दिन के लिए? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम छोड़ा था। फिर जब हम इसको पता लगता था एनडी की ट्रेन आनी है, जब उसको लेने जाते थे नई दिल्ली स्टेशन पे, तो इंतजार रहती थी, ऐसे ऐसे करके थे, ट्रेन नहीं आ रही, ट्रेन नहीं आ रही, 1 घंटे बाद आएगी, 1.5 घंटे बाद आएगी। फिर वो आती थी, फिर हम उसको छोड़ने भी जाते थे। तो जब छोड़ने जाते तो लगता था यार दिल निकल के जा रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ट्रेन जाए तो ट्रेन के पीछे पीछे चलता था मैं, यार मैं भी साथ ही चला जाऊँ। मतलब अंदाजा भी नहीं होगा कि मतलब एक टाइम हमेशा के लिए वो ऐसे चले जाएंगे। कभी सोचा ही नहीं था हमने। पासिंग आउट परेड के वक्त आप थे वहां पर? पासिंग आउट परेड में मैं था। कितना प्राउड हुआ देख करके वहां पर? मतलब कहना चाहिए आंखों में से आंसू आ गए थे। याद आ गया होगा ना कि पहले दिन हम ऐसे छोड़ने गए थे और आप अफसर बन गया, प्राउड फील तो होता है, खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। वो भी आपके फैमिली में आज तक ऐसा कोई नहीं? कोई नहीं था, कोई अफसर नहीं था। अंकल आप लास्ट टाइम क्या बात की थी सर से और कब? मेरी तो बात नहीं हुई थी, मदर की बात हुई थी, मेरी बात नहीं हुई थी इसको। मेरे को तो नवंबर में याद है, ये जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, ये सामने से आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, अरे ये समीर आ रहा है, ये कैसे आ गया। तो इसके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ इधर एक वो था, ये पैकेट था, इधर दबा रखा था, एक इधर दबा रखा था। तो मैं तो मैंने कहा ये क्या लेके आ रहा है, सामान तो इसके पास है नहीं। तो मेरे को, मैंने ये क्या है, पापा आपने स्टीरियो मंगाया था ना, अच्छा, मेरे को आज भी याद है, और वो मेरे रूम में लगा हुआ है। आज भी है? हाँ, मैं को कहता था, मैंने कहा यार समीर मैंने ना एक स्टीरियो लेना है यार, अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम। कहता अच्छा, बस अच्छा, लेके आ गया। याद था उनको ये चीज? नवंबर में लेके आया था जब वो लास्ट टाइम घर आया। हो वही देने आए थे आपको? आंटी से तो हम बात किए तो पता चला। मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 साल हो गया, आप अगर उनसे एक बार बात करना चाहें तो आप उनसे क्या कहेंगे लास्ट टाइम? अब ऐसा तो कहने को, देखो बात सुनो, बहुत बातें होती है कहने के लिए, लेकिन एक बार छाती से लगा लेता वो दिल करता है, एक बार गले से लगा लूं उसको, लगा नहीं सकता ना गले से उसको, वो एक इच्छा है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जब मुझे फोन आया, मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 का टाइम था मॉर्निंग का, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे को फोन आता है, इसका बड़ी था बोला, उसका मुझे फोन आया था, कहता है, अंकल कहाँ हूँ, मैंने, मैं घर ही हूँ। कह रहा बेंगलोर आ सकते हो अभी। मैंने कहा हाँ आ सकता हूँ, क्या हुआ बताओ। एक्चुअली उसने जो है ना समीर के फोन से ही फोन किया था मेरे को। वो कहाँ थे उस वक्त? मतलब उनके फोन, सर का फोन उनके पास था? ये मतलब वो तो होना था, वो तो हो गया था, फोन रिकवर कर लेते हैं ना ये, तो वो उसके पास था, तो उसने उसी नंबर से मुझे फोन किया।
तो ये आपस में ना मतलब ऐसे एक थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ क्या हुआ बेटा, मैं आ जाऊंगा, बताओ क्या बात है। कहते हैं ऐसे ऐसे समीर का ना एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कार से हुआ या बाइक से हुआ, किससे हुआ? तो दिमाग में ही नहीं था। मैंने क्या हुआ, ठीक ठाक है ना, कार से हुआ है कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो चोट वोट लगी होगी, हॉस्पिटल में है, क्या है? कहता नहीं अंकल ही इज नो मोर। उसने मेरे को ये 4 लाइन बोली थी, ही इज नो मोर। वो मेरे कानों में आज भी गूंजता है, ही इज नो मोर। भरोसा तो नहीं हुआ उनका। भरोसा तो मुझे है नहीं। मैंने उसको डांट लगाई, मैंने बोला तुम क्या बात कर रहे हो? कहता नहीं अंकल आप आज। फिर इतनी देर में फिर मैं बाहर आया तो ये कहीं गई हुई थी, तो इसको छोड़ने वो आई, तो ये भी रोती हुई आई। मैंने क्या इसका मतलब कुछ तो हुआ। फिर मैंने सुशांत को फोन किया, सुशांत ऑफिस चला जाता था, वो भी कहता पापा मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। फिर लगा कि हाँ मतलब कुछ ठीक कह रहा है कुछ। इतनी देर में हमारे कजन है, वो कभी नगर में रहते हैं, वो भी आ गए, क्योंकि टीवी पे न्यूज़ आ रही थी। टाइम बजट का दिन था, तो बजट भी आ रहा था, बीच बीच में ये न्यूज़ चल रही थी। तो हमारे और भी जानने वाले सबके फ़ोन आ गए, तब घर पहुंच गए। हमने कहा चलो एयरपोर्ट जाते, जो भी फ्लाइट मिलेगी जिसे हम लोग जाएंगे। काफ़ी लोग, फिर हम लोग यहाँ से हमने टिकट कराई, हम लोग फिर बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर पे लेने आए हुए थे हमारे को एयरफोर्स वाले। बिलीव नहीं होता ना डे वन में आप नहीं बिल्कुल बिलीव नहीं होता, हमने तो सोचा भी नहीं था। सोचोगे थोड़ा मोड़ा माइनर कुछ इंजरीज चोट वोट लगा। हाँ बस उसने जब ये कहा ना एक्सीडेंट हुआ है, या तो यार वो बोलता ना क्रैश हुआ है क्या, तो हम सोचते कि भाई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। उन्होंने बोला एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें दिमाग में वही आता है। उसके बाद बाइक भी है, गाड़ी भी है। हमें चल कहीं लग गई होगी तो कोई बात नहीं, या तो ये हो सकता पुलिस केस हुआ हो, तो चलो बुला रहे होंगे, चलो ठीक है हम आ जाते हैं, कोई बात नहीं। या चोट वोट लगी होगी, हॉस्पिटल में होगा, कोई बात नहीं, चलो आ जाते हैं। इतना ज्यादा इतना कुछ हो गया तो वो हमें बिल्कुल भी माइंड में था नहीं। लेकिन जब उसने ये शब्द जब बोले ही इज नो मोर, तो फिर ये लगा कि इतना इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता। मजाक में भी कोई नहीं बोल सकता, मजाक में कोई मतलब पेरेंट्स को तो खासकर कोई नहीं बोल सकता इस बात को। तो फिर लगा कि भाई